राधे राधे बच्चों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएचएससी फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी शतरंज के खिलाड़ी। इस कहानी को सुनिए, समझिए और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। लखनऊ में किसका राज्य था? वाजिद अली शाह। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता। मजलिस का अर्थ होता है बच्चों सभा। तो कोई अफीम की पीनक में ही मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राजकर्मचारी विषय वासनाओं में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मत छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को फिक्र ना थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है, कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का संग्राम, घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। सभी विलासिता के रंग में उस समय डूबे हुए थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों से पेश की जाती थी। वर्तमान समय में भी बहुत सारे लोगों की यही सोच है कि शतरंज जैसे खेलों को खेलने से मनुष्य का जो दिमाग है वे तीव्र गति से चलने लगता है। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। अब भी अधिकतर लोगों का यही विचार है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। अब देखिए यहाँ पे कहानी के दो पात्र आ गए हैं। एक का नाम है मिर्ज़ा सज्जाद अली और दूसरा मीर रोशन अली। ये भी अधिकतर समय अपना पूरा समय किस में व्यतीत करते थे? शतरंज के खेल में। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं। जीविका की कोई चिंता ना थी कि घर में बैठे चकौथियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या? प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दांवपेच होने लगते। फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र साथ साथ काम करते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात ना थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग उनसे इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य देश पूर्ण टिप्पणियाँ किया करती थी। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुखिया किसी के काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। सभी लोग उनके इस तरह के खेलने की आदत से परेशान थे। बुरा रोग है, यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर जो है मुश्किल से मिलता था। वह सोती रहती थी, तब तक बाजी पिच जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांग रहे हैं? कह दो, आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है? ले जाकर खाना सिर पर पटक दो। खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं।
पर रूबरू वह भी कुछ ना कह सकती थी। सामने जैसे मिर्जा साहब आते थे तो सामने कुछ नहीं बोल पाती थी। ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं, पर रूबरू वह भी कुछ ना कह पाती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। किसने मीर बिगाड़ू नाम रखा था? मीर रोशन अली का सज्जाद जी की जो पत्नी थी, बेगम साहिबा थी, उन्होंने मीर जी का नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ थी उनके सिर में? दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी ने कहा, जाकर कह अभी चलिए। लौंडी से उन्होंने कहा कि जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझला कर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज ही होती हैं। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे न रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रह जाएंगे और मात भी हो जाएगी। पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप सुन आइए। मिर्ज़ा, अरे यार जाना पड़ेगा, यहाँ के हकीम के यहाँ सिरदर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्ज़ा, अच्छा एक चाल और चल लूँ। मीर, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन ना आएंगे मैं मुहरे में हाथ ही ना लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज जितनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज, तुम जैसा कोई आदमी हो। मिर्ज़ा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू है वैसे ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला। मिर्ज़ा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्ज़ा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ, नाराज़ हो जाएंगे, हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना। जलील करना चाहती हो? ठहर हरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देती? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक ना मानी। दीवान खाने के द्वार पर गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंध से गए। भीतर झाँका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देखे। चूड़ियों की खनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई। चुपके से घर की राह ली। मिर्ज़ा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी
लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते। यदि इतना प्रेम यदि खुदा से लगाते तो क्या होता, मोक्ष पा जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चौकी की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामुल है। मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर के बदले मीर साहब के घर पहुँच गए और सारा वृतांत कह सुनाया। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मूरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवार मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यो सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है। दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्ज़ा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा। इसका क्या मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा, घर पर बैठा रहता था, तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज़ में आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर जाना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना ना करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया कि मेरी स्त्री जो है अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी, मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे, तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा, पहले जो थे दिन भर नौकर पड़े पड़े घर में मक्खियाँ मारा करते थे, पर घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब ना था। अब आठों पहर की धौस हो गई। पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है, यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही कहाँ है, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज, यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं। देखिए, प्रेमचंद भी यही बताना चाहते हैं कि सब अपनी विलासिता के रंग में डूबे हुए थे। जो रईस वर्ग के लोग भी थे वो भी शतरंज खेलते थे, अपने शौक को पूरा करते थे, तो देश की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला ना था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आती थी और वह वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन पर दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में तात्पर्य यह है कि ऋण में डूबता जा रहा था। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था घर पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कानों पर जूना रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झोड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती थी। पर शीघ्र ही
दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने कमरे में चले जाते। मीर साहब अपने घर में जा बैठते। मिर्जा जी जो थे रूठ कर अपने घर चले जाते थे और मिर्जा साहब अपने घर में जा बैठते। पर रात भर की निद्रा के साथ साथ सारा मनोमालिन्य जो एक दूसरे के प्रति छा जाता था वह शांत हो जाता और प्रातः काल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ वहां पहुंच गया। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई? यह तलबी किस लिए हुई? यह पूछताछ क्यों हो रही है? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद किए, नौकरे से बोले, कह दो घर में कोई नहीं है, घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल्लगी? मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो जाए। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मारे। वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी? हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर भी नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार को कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली है, अब भूल कर भी घर पर ना रहेंगी। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में ग्लोरिया भरे गोमती पार की एक पुरानी मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किश्त, शहश आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर स्वतंत्रता संग्राम में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल ना रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी फिक्र ना थी। देखिए, ये उस समय का वर्णन किया उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद ने, जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और क्यों वो असफल रहा? क्योंकि सब जो थे, जो भी जागीरदार थे, राजा से लेकर रंक तक, सब नशे में चूर थे, सब विलासिता में डूबे हुए थे। देश पर किसी का ध्यान ही नहीं था। से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, जो बेकार में पड़ जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहती थी। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किश्त बचाइए या किश्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाए। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हीले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किश्त। मीर,
आप भी अजीब आदमी है, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूची है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेगा? मिर्ज़ा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। यह किश्त बस अब की शय में मात। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्ज़ा, आज खाने की कैसे ठहरेगी? मीर, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है? मिर्ज़ा, जी नहीं, शहर में ना जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर, नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्ज़ा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गज़र बज ही रहा था कि फ़ौज वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट, एक बूंद भी नहीं गिरा। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। वह कायरपन किसका था? हमारे देश के जो सामंत थे, जो जागीरदार थे, हमारे देशवासी थे, उनका कायरपन था। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्ज़ा ने कहा, हुजूर, नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया। मीर, होगा, यह लीजिए शय। मिर्ज़ा, जनाब ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा। यह किश्त। मिर्ज़ा, किसी के दिन बराबर नहीं होते। कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही। यह लो फिर किश्त। अब की किश्त में मात, बच नहीं सकते। मिर्ज़ा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्ज़ा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई थी। खंडरों में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबा बीले आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो 2 खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्ज़ा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलती थी, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती। हर बार हार जाते थे, चुटकियाँ लेते थे। हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गज़लें गाते थे, चुटकियाँ लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्ज़ा जी सुनकर झुंझलाते और हार की झेप को मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर जो बाजी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहाँ तक कि वह बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल बदला ना कीजिएगा। यह क्या कि एक चाल चले और फिर से उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मुहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मुहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे, मुहरा छूइए ही नहीं। आप एक चाल आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे, उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्ज़ा, आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था? मिर्ज़ा,
बुरा आप कयामत तक ना छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी। मिर्जा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ, नहीं रखता। मिर्जा, क्यों न रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, ना यह दबता था ना वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छिला करते थे। आप शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और ही चीज़ है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्ज़ा, अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो, वे ही बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्ज़ा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़कर बातें ना कर। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली है हौसला। मिर्ज़ा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी ज़माना था, सभी तलवार पेश कब्ज व कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर ना थे। उनमें राजनैतिक भावों का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव ना था। दोनों आपस में ही लड़ मरे, दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दी। अपने बादशाह के लिए जिसकी आंखों से एक आंसू न निकला हो, एक बूंद आंसू न निकला हो, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए, अपने खेल के लिए प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इस दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। तो ये देखिए 1857 का जब पहला युद्ध हुआ था, हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो हम क्यों हारे थे, सिर्फ इसी कारण से कि उस समय विलासिता का दौर था। तो प्रेमचंद जी ने इसको बहुत अच्छी तरह उभारा है अपनी इस कहानी में। ठीक है, तो आगे आप लोग, अगर आपको लोगों को यह कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे वाले वीडियो में मैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगी।